हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3.2 जो कि लीनियर पेयर इक्वेशन से संबंधित है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखा था, सॉल्व किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो चलिए पहले एक बार हम लोग कंडीशन को देख ले रहे हैं कि संगत का और असंगत का क्या कंडीशन होता है। फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए क्या कि हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है वो क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरा क्या, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब इन दोनों में अगर हम A1 और A2 का रेशियो निकालें, B1 B2 का रेशियो निकालें और C1 C2 का रेशियो निकालें, तो पहला केस कह रहा है क्या कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है ना, यानी उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा, तो दिया गया समीकरण युग्म संगत होंगे। तो यह वाला जो कंडीशन है हम इसको चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ये जो आपका C1/C2 जो है इसको अगर हटा ही दें तो यह कंडीशन हो गया आपका किसका, संगत समीकरण युग्म का। चलिए सेकेंड वाले में क्या कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तो दिया गया समीकरण युग्म का जो आलेख है वो संपाती होगा, अनेक हल होगा और क्या होगा, संगत होगा। तो चलिए यहां भी हम लोग संगत ही लेके चलेंगे। फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो दिया गया जो समीकरण युग्म है उसका आलेख समांतर होगा। समांतर होगा मतलब कि कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं मतलब क्या होगा, वो असंगत होगा। दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग पहले भी देख चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में और यहां भी देख लीजिए। अब इसी की सहायता से हम लोग यहां पर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है क्या, तो 3 के 1 में दे रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और सेकेंड वाला क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, और मालूम करना है क्या कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले देखिए क्या कि हम लोग A1/A2 अगर निकालें तो A1 तो होता है x का गुणांक और A2 भी x का गुणांक। तो पहले समीकरण में A1 निकलेगा, x का गुणांक जो है वो क्या है 3। और दूसरे समीकरण से A2 निकाल लेते हैं 2, यानी क्या 3/2। फिर B1/B2 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 3। ठीक है ना, तो और C1, चलिए C1 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 इज इक्वल टू क्या, यहां पर देखिए क्या C1 बराबर के लेफ्ट साइड में है, यहां पर राइट साइड में दिया हुआ है। हम लोग अगर लेके चलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे दोनों को रखना होगा और राइट साइड में रखेंगे तो दोनों को रखना होगा। चलिए लेफ्ट साइड ही मान के चलते हैं। मान लीजिए कि 5 अगर इधर आता तो क्या होता, ये -5 और 7 बराबर के इधर जाएगा, क्या होगा -7। ये कट जाएगा यानी कितना होगा 5/7। आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 यहां पर नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2 के। यही है ना, देख लीजिए तो A1/A2 है 3/2, B1/B2 है 2/-3 या -2/3। दोनों तो बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये संगत वाला। तो कह सकते हैं क्या, इसीलिए दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है ना, क्योंकि हल निकल रहा है, संगत है। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग यहां पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, कौन सा नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में चेक कर लेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। अगर आप लोगों के पास किताब ना हो तो एनसीईआरटी का किताब ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद या मार्केट में भी अवेलेबल है।
या आप लोगों के स्कूलों में भी मिलता होगा, तो वहां से लेकर के एक्सरसाइज को अपने से सोल्व करेंगे। और सोल्व करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पर उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है क्या कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। पहले तो ये चेक करना है, फिर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक हम लोग सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 4 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या समीकरण है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 5। और सेकेंड वाला है क्या है, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। चेक कर ले रहा हूं कि संगत है या असंगत। अगर असंगत है तो यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। कब हल निकलेगा, संगत वाले केस में। तो चलिए पहले देख रहा हूं यहाँ पर देखिए क्या a1 कितने के बराबर 1, b1 कितने के बराबर 1, और c1 कितने के बराबर। अगर मानक रूप में लेके चल रहे हैं समीकरण को, तो ये कांस्टेंट टर्म तो पहले होना चाहिए, ठीक है ना, बराबर के पहले। तो क्या कर दूंगा मैं इसको -5। सिमिलरली a2 बताइए, a2 यहां पर 2, b2 कितने के बराबर 2, और c2 कितने के बराबर, तो ये है -10। फिर आगे कि a1 बाई a2 का जो रेशियो है वो कितने के बराबर, तो 1/2। b1 बाई b2 का रेशियो कितने के बराबर, 1/2। c1 बाई c2 का रेशियो कितने के बराबर, तो c1 है -5 और c2 है आपका -10, यानी क्या ये भी 1/2 के बराबर। तो क्या देख रहे हो आप कि a1 बाई सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। मतलब क्या कि दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। यही था ना, तो लिख देंगे क्या कि अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। और जब संगत होंगे तो इनका तो हल निकलेगा, ठीक ना। तो अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो 1 से क्या, तो y बराबर 5 माइनस एक्स, टेबल एक बना लेते हैं। चलिए ये x ये y, आप अपने मन से x का एक वैल्यू लीजिए। मान लीजिए कि 1 ले रहा हूं मैं, तो 1 लेने पे तो 5 माइनस 1 बराबर क्या 4, y बराबर 4। x का वैल्यू अगर 2 लूंगा तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू अगर 3 लूंगा तो 5 माइनस 3 यानी क्या 2। ये समीकरण 1 से हो गया। फिर 2 से लेकर चल रहे हैं, 2 से क्या होगा, तो लिखिए चलिए 2 से आपका समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच रहा है, x प्लस वाई बराबर क्या 10। ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी क्या x प्लस वाई बराबर 5। सो y बराबर 5 माइनस एक्स। सेम टाइप का देखिए यहीं पे, ठीक है ना। चलिए इसके लिए मैं एक डेटा लिख लूं, सेम डेटा ही ले लेता हूं क्योंकि सब सेम समीकरण है। तो 1 पर 4 आया हुआ था, 1 रखेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2। इस तरह से ले लिया गया। अब इसका क्या करना क्या है कि ग्राफ खींच देना है। तो चलिए ग्राफ खींच रहा हूं। दोनों समीकरणों में देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया हुआ है 3 तक, और y का मैक्सिमम वैल्यू 4 तक। तो चलिए x का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक लेता हूं, 1 2 3, थोड़ा सा इधर भी ले रहा हूं, -1 -2 -3। y का वैल्यू 4 तक, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया गया। पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहले समीकरण में 1 पर 4, यानी एक्स 1 है इधर गया और वाई 4 है, ले लिया गया। दूसरे में 2 पर 3, 2 3, ठीक है ना। और तीसरा क्या है 3 पर 2, 3 पर 2। ये हो गया पहला समीकरण। इसका हम नाम दे देते हैं, क्या है वो, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। सेकेंड वाला भी तो हमारा वही है, देखिए तो 1 पर 4, 1 पर 4, 2 पर 3, 2 पर 3,
और 3 पर 2। तो समीकरण क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि मेरा लाइन वही होगा तो इस पर हम ये भी लिख दे रहे हैं 2x प्लस 2y बराबर क्या 10। ठीक है ना। क्या देख रहे हो कि दो समीकरण का एक ही लाइन आ रहा है, मतलब कि समीकरण का आलेख क्या है, समपाती है। समपाती है मतलब क्या, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसी बात को लिख देना है कि चूंकि दोनों समीकरणों के आलेख समपाती हैं, समपाती हैं, इसीलिए हल कितना होगा, हल अनेक होंगे, अनेक होंगे, होंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है वह इसी तरीके से सॉल्व होगा। करना क्या है एक बार फिर से बता दूं। क्वेश्चन कह रहा था क्या कि सबसे पहले तो चेक कीजिए कि संगत है या असंगत है दिया गया समीकरण युग्म। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। अगर संगत, कंडीशन तो आप लोगों को पहले मालूम है, अगर संगत हुआ तो हल आगे ग्राफीय विधि से निकालेंगे, और अगर असंगत हुआ तो वहीं पर छोड़ देंगे कि चूंकि दिए गए समीकरण युग्म असंगत है इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, ग्राफ निकालने की आवश्यकता, ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। देख लीजिए क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग एक ही सोल्व किए, यहाँ पर भी इस वीडियो में आप लोग घर पर इसको सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। ठीक है ना। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। इसको हम लोग एक चर में भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लेंगे क्या कि लंबाई बरा ए चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर 4 अधिक, तो इसका मतलब क्या x प्लस 4। मगर इससे क्या होगा कि हमारे पास एक ही चर आ पाएगा, और यह क्वेश्चन है आपका दो चर वाले युगपत समीकरण में, यानी कि दो चर इसमें आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो पहले मानना होगा कि माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, दो चर इंक्लूड हो गया। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कि माना कि आयताकार, आयताकार क्या दिया हुआ है, बाग दिया हुआ है। तो आयताकार बाग, हाँ बाग ही है, आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या x, ठीक ना, मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या, तो चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक ना। दो चर इंक्लूड करवा दिया गया। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। प्रश्न से चल रहे हैं हम लोग, प्रश्न से क्या, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी ये ज्यादा है, यानी लंबाई में से चौड़ाई को अगर हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा। चलिए एक समीकरण मेरा तैयार। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, तथा अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। ठीक है ना। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये अर्ध परिमाप, आयताकार कोई भी हो, आयताकार आकृति का अर्ध परिमाप होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए पूरा का पूरा परिमाप होता है L2 × L+B। अर्ध परिमाप यानी 2 से भागा देना होगा, दो दो कट जाएगा, क्या बचेगा L+B। यानी कि अर्ध परिमाप का मतलब है, आयताकार बाग के अर्ध परिमाप का मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पुनः प्रश्न से लिख देते हैं यहां पर, पुनः प्रश्न से क्या, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 36। ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 36। इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण 2। अब दो समीकरण तैयार हो चुका है, अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे। अब वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आलेखीय विधि से सोल्व कीजिए, कि विलोपन विधि से सोल्व कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए, या वज्र गुणन विधि से सोल्व कीजिए। ठीक है ना। पर चूंकि अभी तक आप लोगों ने विलोपन से, प्रतिस्थापन से और वज्र गुणन से यह 3 नियम नहीं पढ़ा है, अभी तक केवल आप लोग जान रहे हैं किसको, आलेखीय विधि से। तो इसको आलेखीय विधि से भी सोल्व कीजिएगा। ठीक है ना। मगर एग्जाम में जब आएगा तो उस समय आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहां तक कि आप एक चर में भी लेकर के कि माना कि लंबाई बराबर या चौड़ाई बराबर x, को लंबाई बराबर x प्लस 4। ठीक है। फिर अर्ध परिमाप बराबर 36, यानी क्या x प्लस 4 बराबर 36, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। तो क्या हो जाएगा
2x प्लस 4 बराबर 36, तो 2x बराबर 32, सो x बराबर 16, यानी x किसको माने थे, चौड़ाई को, तो चौड़ाई हो गया x 16 और लंबाई हो गया 4 ऐड कर देंगे यानी कि 20, तो 16 और 20। तो एक चर में भी एग्जाम में अगर पूछेगा और कोई मेथड का चर्चा नहीं किया गया हुआ हो, आप एक चर में लेकर चलिए, दो चर में लेकर चलिए, किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, मगर सोल्व कीजिए, ठीक है ना। मगर यहाँ पर यह दिया हुआ है आलेखीय विधि वाले में, इसको आप आलेख खींच करके सोल्व कर दीजिएगा, और आलेख कैसे खींचा जाता है यह तो हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर छोड़ रहे हैं, ये अभी आंसर नहीं आया हुआ है, इसमें अभी आप लोगों को क्या करना है, इसका हल निकालना है। हल निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिसके लिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, तो प्रतिच्छेदी हो, दूसरा में समांतर हो, तीसरा में संपाती हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, फिलहाल इसको आप पहले नोट कीजिए, तो इसको मैं इरेज करना मतलब इरेज करूंगा, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या, समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और एक ही समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि दो समीकरण जब मिल जाए, बन जाए, एक समीकरण दिया हुआ है, एक आपको बनाना है, जब दो समीकरण आ जाए तो दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण क्या हो, पहला नंबर में प्रतिच्छेदी हो, दूसरा नंबर में क्या हो, संपाती हो, तीसरा नंबर में क्या, समांतर हो, तो ऐसा समीकरण लिखना है। तो देखिए क्या कि प्रतिच्छेदी के लिए आपके पास कंडीशन है, प्रतिच्छेदी के लिए आपके पास कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दोनों को बराबर यानी कि फोर प्रतिच्छेदी, जो आपका सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, पलट दीजिए ना इसको, 3x+2y, माइनस कुछ भी कर दीजिए, -5 बराबर 0। तो क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कि a1/a2 है 2/3 और b1/b2 क्या है 3/2, दोनों क्या बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जो सेकंड वाला जो इक्वेशन लिखे और पहला वाला जो इक्वेशन आप दिया हुआ था, वो दोनों का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और इसका आंसर फिक्स नहीं है कि यही होगा, अनेक हो सकते हैं, ठीक है ना। उन अनेकों में एक आंसर ये होगा। चलिए ये तो था पहला नंबर। अब आ रहे हैं हम लोग क्या कि संपाती होने का शर्त, तो संपाती के लिए क्या कंडीशन है आपके पास, समपाती के लिए कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सब बराबर, ठीक है ना। तो करना क्या होगा इसी स्थिति के लिए, आप इसमें जो है ना 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण को, दिए गए समीकरण को, जो आएगा वो संपाती अपने आप दे देगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4x, ये सेकेंड इक्वेशन में लिख रहा हूं, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू क्या, 0। 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4x प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए 6y माइनस 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए -16 बराबर क्या, 0। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि a1/a2 कितने के बराबर है, तो 2/4, मतलब क्या 1/2। b1/b2 कितने के बराबर है, 3/6, यानी क्या 1/2। फिर क्या c1/c2 कितने के बराबर है, -8/-16, यानी कि 1/2, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। और जब बराबर है मतलब क्या कि एक जो दिया हुआ था और एक जो हम लोग बनाए हैं, दोनों समीकरण का जो आलेख है वो कैसा होगा, समपाती होगा। समांतर वाला भी लेके चलते हैं, समांतर कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2, और ये बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो तीसरा केस लेके चल रहे हैं, दो को बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर रख रहे हैं 4x और प्लस 6y, यहां तक तो बराबर था, ठीक ना। और ये c वाला टर्म उसको चेंज कर दे रहे हैं, -48 कर दे रहे हैं, बराबर 0। देख लीजिए 1/4 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 यानी क्या 1/2, और क्या -8/-48 यानी कितना 8×48, 1/6 बराबर नहीं है। जब ये बराबर है इसके मगर फिर बराबर नहीं है किसी वाले टर्म के साथ, तो कैसा होगा, दिए गए समीकरण का जो आलेख होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं, और कोई एक हल नहीं होगा, इसके ढेरों हल हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 का 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींच लेना है और क्या, x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या कर लीजिए, छायांकित कर दीजिए, यानी त्रिभुजाकार पटल को रंग देना है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कि x माइनस वाई जो दिया हुआ है पहला समीकरण कि x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, इससे y का मान अगर निकाले तो क्या होगा, y बराबर, देखिए y उधर गया तो जो माइनस वाई था वो प्लस वाई हो गया, बच क्या गया इधर x प्लस वन। इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं पहले, ये रहा आपका टेबल, क्या बिंदु x और y। देखिए तो x का मान अगर हम लोग जीरो रखें, x का मान जीरो रखें तो y का मान क्या होगा, तो जीरो प्लस वन बराबर वन। फिर x का मान अगर हम लोग माइनस वन रखें, माइनस वन तो माइनस वन प्लस वन कितना, जीरो, y बराबर क्या, जीरो। और x का मान अगर हम लोग दो रखें तो दो जोड़ एक बराबर कितना, तीन, y का मान तीन आ जाएगा। तो ये हो गया पहला जो टेबल समीकरण वन से तैयार हुआ। अब समीकरण दो लेकर चलते हैं पुनः, क्या, तो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, यही दिया हुआ है ना, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। यहां भी y का वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो टू वाई बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 और प्लस थ्री एक्स उधर जाएगा तो माइनस थ्री एक्स, इसीलिए y बराबर क्या, तो 12 माइनस थ्री एक्स बटा दो। चलिए टेबल बनाते हैं, x और y, ठीक है ना। चलिए यहां पर लेकर चल रहे हैं, x का वैल्यू आप ही लोग सोचिए क्या रखेंगे। तो x का वैल्यू अगर मैं एक रख रहा हूं, एक या दो रख लेते हैं, x का वैल्यू दो, तीन दूना छह, 12 में से छह जाएगा छह, और छह बटा दो बराबर क्या, तीन, y बराबर तीन। अब अगर x का वैल्यू अगर हम लोग चार रखें, ठीक है, चार, तो चार तिया 12, यानी 12 माइनस 12 यानी कितना, जीरो, जीरो बटा दो जीरो, ये आ गया। अब अगर x का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं जीरो, सपोज कीजिए जीरो रखते हैं, तो तीन गुना जीरो जीरो, 12 में से जीरो जाएगा 12, 12 बटा दो यानी कितना, छह। तो यह टेबुलर फॉर्म में दोनों ग्राफ को हम लोग निकाल लिए हुए हैं, ठीक है। अब ग्राफ चूंकि खींचना है तो ग्राफ चलिए खींचते हैं हम लोग, ये x, x डैश, y, y डैश। करना क्या है, तो देखिए कि x में मैक्सिमम बिंदु कहां तक गया हुआ है, चार तक, और माइनस पॉइंट पर माइनस वन तक, यानी कि x में माइनस चार तक लेते हैं, वन टू थ्री फोर, आगे भी ले लेते हैं फाइव सिक्स, और इधर क्या, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। फिर y में देखिए तो कहां तक गया हुआ है, यहाँ तीन तक, यहाँ छह तक गया हुआ है, यानी छह तक लेके चलना है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना। माइनस में भी कुछ ले लेते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है। अब बारी बारी से बिंदु को रखते हैं, एक्स जीरो तो वाई एक, एक्स जीरो तो वाई एक, एक्स माइनस वन तो वाई जीरो, एक्स माइनस वन तो वाई जीरो, यानी यहीं पे रह गया। फिर एक्स दो तो वाई तीन, एक्स दो तो वाई तीन, ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार कैसे बिंदु देते हैं, एक्स जीरो तो वाई वन, एक्स जीरो ये मूल बिंदु है, ठीक है ना, और वाई कितना तक गया हुआ है, वन तक, यानी यहां तक आएगा। फिर एक्स माइनस वन वाई जीरो, एक्स माइनस वन तक, और वाई जीरो है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं का वहीं रह गया। फिर क्या, एक्स दो वाई तीन, एक्स दो ऊपर खींचे और वाई तीन इस तरह से खींचे, जहां पे इंटरसेक्स होगा ग्राफ में, यहाँ पे तो चूंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो ऐसा है, मगर ग्राफ में आपको पहले से लाइन दिया हुआ होगा। अब ये तीनों बिंदु को दिखा दिए, इससे वो मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, चलिए खींच लिए। दूसरा आ रहे हैं क्या, एक्स दो वाई तीन, एक्स दो वाई तीन यानी यही वाला, एक्स चार वाई जीरो, एक्स चार, ठीक है ना, और वाई जीरो यानी ना ऊपर ना नीचे, यानी यहीं का यहीं। फिर एक्स जीरो वाई छ, एक्स जीरो वाई छ, इन सबको मिलाइए, ठीक है ना। ये देखिए इंटरसेक्ट हो गया, ये समीकरण था आपका, ये वाला आलेख जो आया है कौन से समीकरण के लिए, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो के लिए, और ये वाला आया हुआ किसके लिए, तो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो के लिए, ठीक है ना।
ये आलेख खींच लिया गया, ठीक है, ग्राफ खींचिए, खींच लिए। अब क्या कह रहा है, एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखिए, तो एक्स अक्ष और ये दो रेखाओं से त्रिभुज ये वाला बन रहा है जिसको हम रंग रहे हैं, ये वाला बन रहा है। इसका त्रिभुज का शीर्ष क्या है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ये वाला बिंदु सी। इन तीनों का निर्देशांक मांगा जा रहा है। चलिए लिखते हैं, पहले ए का निर्देशांक लिखिए। एक बिंदु कौन सा है, तो ए के लिए एक्स का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू क्या है 3। तो ए का निर्देशांक हो गया 2 3। फिर आते हैं बी के लिए, ये 3 वो जो लाइन दे रहे हैं वो निर्देशांक का सिंबल है। फिर बी के लिए एक्स का वैल्यू -1 और वाई ना ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, मतलब वाई क्या है 0, यानी एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 0। अब अगर सी के लिए, सी के लिए क्या है, तो एक्स बराबर है 4, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, नहीं वाई बराबर 0, यानी कि 4 0। तो देखिए क्या, ये दोनों रेखाओं के समीक आलेख और एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है उसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक मालूम हो गया। और त्रिभुज कह रहा है ना कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करे, तो रंग तो पहले से ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला जो है ना कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमारा कौन से चैप्टर का था, तो था आपका दो चर में युगपत समीकरण का, यह समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलेंगे। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिएगा।